दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसी कोई भूमि जो कृषि भूमि हो, कृषि भूमि के प्रयोजन के लिए हो, अर्थात खतौनी में उत्तर प्रदेश के अंदर उसको संक्रमणी भूमिधर के रूप में दर्ज किया गया हो और वो ऐसे व्यक्ति के नाम हो जो व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या ऐसी भूमि को, ऐसी कृषि भूमि के किसी भाग को या भले ही उस भाग की माप जो है वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में हो, तो अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय की जा सकती है। दोस्तों इस पर विधि जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दी गई है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में एक नई धारा आई हुई है, धारा 98। धारा 98 यूपी रेवेन्यू कोड ये कहती है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति को ऐसी संक्रमणी भूमिधर वाली कृषि भूमि का अंतरण नहीं किया जाएगा, उसको रोका गया है। जो हमारी विधायिका है उसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसका विक्रय ना किया जा सके। इसके बावजूद इसमें दो परंतुक भी हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जिलाधिकारी से परमिशन ली जा सकती है और उस परमिशन के जो ग्राउंड हैं वो भी उसी सेक्शंस में दिए हुए हैं। ग्राउंड ये है कि मान लेते हैं कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके उत्तराधिकार में वो लैंड जाएगी, तो उसको बेचने के लिए एप्लीकेशन जिलाधिकारी के यहाँ दे करके और उसको बिक्री का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। कुछ और ग्राउंड हैं कि जैसे कोई मान लेते हैं कोई शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का पर्सन है और वो उत्तर प्रदेश में ना रहते हुए किसी अन्य स्टेट में निवास करने लगा, तो वो भी अपना बेचने की अनुमति जिलाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई लैंड मान लेते हैं इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर लैंड किसी SC ST समुदाय के व्यक्ति की है, एग्रीकल्चर लैंड है, और उसमें से केवल 100 वर्ग मीटर या 50 वर्ग मीटर या 50 वर्ग गज 50 वर्ग फीट लैंड कोई व्यक्ति लेता है और उसको आवासीय कहते हुए उसका विक्रय पत्र तैयार कराता है और वो लैंड वास्तव में एग्रीकल्चरल लैंड है, जिलाधिकारी द्वारा कभी उसका मोड चेंज नहीं किया गया है, उसकी जो प्रकृति है भूमि की वो संक्रमणी भूमिधर की है, तो क्या ऐसा विक्रय पत्र मान्य होगा जो अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में लिखा गया है और लिखने वाला माने विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है? तो दोस्तों ऐसा विक्रय पत्र भी शून्यकरणीय है। शून्यकरणीय माने न्यायालय के आदेश से उसको शून्य कराया जा सकता है, अवैधानिक घोषित कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझें कि इस समय हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देख रहे हैं कि कई प्रॉपर्टी डीलर, कई ऐसे भूमाफिया, कई ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि बहुत जल्दी कुछ धन इकट्ठा कर लिया जाए, तो औने पौने दामों में अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनें पहले खरीदते हैं और उसको अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति के नाम बैनामा करवा लेते हैं। वो उनका पॉकेट पर्सन होता है, जेब का व्यक्ति होता है, और फिर उस व्यक्ति से वो एक बड़ी सी सोसाइटी जैसी बना करके
और लोगों को प्लाटिंग करना शुरू कर देते हैं और उनको प्लाट्स बेचते हैं 100 गज, 50 गज, 70 गज, 30 गज, 60 गज, और उनसे भारी भरकम मात्रा में धन लेते हैं। तो ऐसी स्टेज में उनमें से किसी भी व्यक्ति का विक्रय पत्र या बैनामा किसी भी समय चैलेंज करके निरस्त कराया जा सकता है। उसका दाखिल खारिज भी नहीं होगा, क्योंकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में ये धारा 98 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता आड़े आएगी, क्योंकि इसमें रोका गया है। और अगर दाखिल खारिज कराते समय जो तहसीलदार साहब के यहाँ मुकदमा पड़ेगा, उसमें एफिडेविट दिया जाता है कि हम दोनों व्यक्ति, जो विक्रेता है और क्रेता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। वहाँ अगर झूठा एफिडेविट दिया गया है तो वो फॉल्स एफिडेविट देने के लिए जो प्रोसीजर है उसके अंतर्गत आएगा, और झूठा एफिडेविट दे करके जो नामांतरण कराया जाएगा, दाखिल खारिज कराएगा, वो भी शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारी राय है कि जब तक जिलाधिकारी से परमिशन ना हो, जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आदमी कमा के इकट्ठा करता है, और उस पैसे को थोड़े से बहाव में दे देना, बाद में मुकदमेबाजी में पड़ जाना, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आप कहीं ज़मीन खरीदने जा रहे हों तो सबसे पहले ये देख लें कि जिस व्यक्ति से हम ये ज़मीन खरीद रहे हैं क्या वो वही व्यक्ति है, और जब वो वही व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड वही है, तो क्या वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित तो नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश में जब हम कोई कृषि भूमि खरीद रहे हों, हाँ, उस भूमि की प्रकृति अगर आवासीय हो जाती है, कमर्शियल हो जाती है, तो ये समस्या आड़े हाथों नहीं आएगी। ये केवल उस स्टेज पर है जब लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड, माने वो जो भूमि है वो आपकी कृषि भूमि है और उस कृषि भूमि की खतौनी निकल रही है। जब आप कोई आवासीय भूमि खरीदते हैं तो आवासीय भूमि में आपको कभी खतौनी नहीं मिलती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भैया प्लाटिंग है, दाखिल खारिज है और नक्शा पास है। दाखिल खारिज है तो इसका मतलब आवासीय कहाँ है, वो दाखिल खारिज है तो एग्रीकल्चरल लैंड है। आवासीय भूमि है और उस आवासीय भूमि में दाखिल खारिज की तो बात ही नहीं होगी। फिर तो उसमें नगर निगम में आपका नाम आएगा, नगर पंचायत में नाम लिखा जाएगा, फिर तो वो उसका प्रकृति बदल जाएगी। जब तक प्रकृति नहीं बदलती है, वो लैंड आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसमें आप SC/ST से तब तक नहीं खरीद सकते जब तक आप स्वयं SC/ST समुदाय से नहीं आते हैं। आप अगर SC/ST समुदाय से हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप जब विक्रेता से बात करें तो उसका जाति प्रमाण पत्र देख लें, या तो आप अपने उसमें इस बात को खोल दें कि हम दोनों लोग SC/ST समुदाय से नहीं हैं, तो आपके बैनामे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हैं तो किसी भी स्टेज पर जिस दिन ये जानकारी में बात आती है कि आपने बिना जिलाधिकारी से परमिशन लिए और किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति से आपने विक्रय पत्र तहरीर कराया है या तहरीर करा लिया है, तो आपका इसी ग्राउंड पर वो विक्रय पत्र किसी भी समय सिविल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर कोई संविदा किसी एक्ट के वायलेशन में बन रही है, उसका विरोध करते हुए बन रही है, उसको रिफ्यूज कर रही है, तो उस संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है और न्यायालय में कभी भी शून्य घोषित कराई जा सकती है। तो मित्रों सावधान रहें। नमस्कार।